हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पेडागोजी पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। आज हम जानेंगे कि व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद को किसने दिया था, व्यवहारवाद किस तरह से काम करता है और व्यवहारवाद के सपोर्टर कौन-कौन थे। तो आइए देखते हैं। बिहेवियरिज्म वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड विद द 1913 पब्लिकेशन ऑफ जॉन बी वॉटसन क्लासिक पेपर साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू। व्यवहारवाद औपचारिक रूप से 1913 में जॉन बी वॉटसन के क्लासिक पेपर साइकोलॉजी इज द बिहेवियरिस्ट व्यूज के प्रकाशन के साथ स्थापित हुआ था। जेबी वॉटसन ने 1913 में अपने क्लासिक पेपर साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू में बिहेवियरिज्म के बारे में बताया था, जो कि थ्योरी इन्होंने दी थी। इसीलिए जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है वो हमारे जेबी वॉटसन को ही माना जाता है। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे लाके दो, आप जो कहोगे मैं उन्हें वो बना दूंगा वैसा एटमॉस्फेयर देकर। व्यवहारवाद जो मानने वाले थे उनका मानना था कि आपको बच्चे को जो कुछ भी बनाना है आप उसे वैसी कंडीशनिंग करो कि बच्चा खुद ब खुद वैसा बन जाएगा। कंडीशनिंग का मतलब यहाँ पर है कि वैसा वातावरण आप दो। व्यवहारवादियों ने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस किया था, यानी जो हमारा अनुवांशिकता और वातावरण को ज्यादा फोकस किया था। इनका मानना था कि आपको बच्चे को जो कुछ भी बनाना है आप उससे वैसा वातावरण दो, वो बच्चा खुद ब खुद वैसा उस लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ लर्निंग थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें जो हमारी पहली लर्निंग थ्योरी है थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी है, जिन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इनकी थ्योरी को हम लोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। सीखने का थॉर्नडाइक का नियम यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इनकी थ्योरी को कहा जाता है। इनकी थ्योरी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। इनकी थ्योरी को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, एसोसिएशन शिफ्टिंग थ्योरी, बॉन्डिंग थ्योरी। बहुत सारे नामों से इनकी थ्योरी को जाना जाता है, लेकिन आप फोकस करके अगर इंग्लिश में याद करते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होते हैं और हिंदी में एक नाम को कई नाम से दे दिया जाता है। तो इंग्लिश में आप याद करो तो ज्यादा बेटर है। आप ट्रायल और एरर के नाम से याद कर सकते हो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के नाम से याद कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि थॉर्नडाइक कौन थे। थॉर्नडाइक वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें ही फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद थॉर्नडाइक गिव्स द एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक की थ्योरी में ये एसआर वर्ड बहुत यूज किया गया है। एसआर का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। आइए हम देखते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। स्टिमुलस यानी उद्दीपक, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। जिस चीज को देखकर हम कार्य करते हैं, मोटिवेशन मिलता है जिस चीज को हमें देखकर कार्य करने का, वो हमारा उद्दीपक होता है, और जो हम करते हैं वो हमारी अनुक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में जब टीचर आता है तो बच्चा खड़ा हो जाता है, तो बच्चे का खड़ा होना क्या है, अनुक्रिया, और टीचर उसके लिए क्या हो जाएगा, उद्दीपक। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कोई ड्राइव कर रहा होता है तो सामने से कोई इंसान आ जाता है, तो सामने वाला इंसान को देखकर हम हॉर्न बजाते हैं, तो सामने वाला इंसान उद्दीपक है और उसको देखकर हमने अनुक्रिया क्या की, हॉर्न बजाया, तो वो क्या है, अनुक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस चीज को देखकर हम मोटिवेट होते हैं कि हमें ये चीज करनी है, तो वो हमारी स्टिमुलस होती है, और जो अनुक्रिया हम लोग करते हैं वो हमारा रिस्पॉन्स होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। इनके अनुसार जो लर्निंग है यानी अधिगम है, सीखना जो है, ये हमारा एसोसिएशन है, मतलब एक संबंध है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच। इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली के ऊपर। कई बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा सीटेड में, और ये पूछ लेते हैं कि जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था, चूहे पर, बिल्ली पर, कुत्ते पर या चिंपैंजी के ऊपर। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था बिल्ली के ऊपर। इन्होंने 2 लॉ दिए थे हमारे, एक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और एक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बिल्ली को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया था
और उस पिंजड़े में एक लीवर लगा दिया था और उस लीवर को एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया था और वो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं उस पिंजड़े के दरवाजे से कनेक्ट कर दी कि जैसे ही लीवर पे उसका बिल्ली का पैर प्रेस होगा वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। लेकिन बिल्ली को तो ये नहीं पता था कि कहाँ पर प्रेस करने से ये दरवाजा खुल जाएगा और बाहर उन्होंने उद्दीपक के तौर पर एक मछली रख दी, यानी जिसको देखकर बिल्ली अनुक्रियाएं करेगी। अगर उसको बॉक्स में बंद कर देते और बाहर कुछ ना रखते तो आई डोंट थिंक कि वो कोई अनुक्रिया करती। तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली को अंदर बंद कर दिया और बाहर एक मछली का पीस रख दिया। बिल्ली ने उस मछली को देखकर काफी ज्यादा अनुक्रियाएं की। अनुक्रियाएं करने का मतलब यहाँ पर ये है कि इधर उधर उछलना कूदना ऊपर नीचे। तो कहीं गलती से उसका पैर एक लीवर पे पड़ गया, तो जैसे ही उसका पैर लीवर पे पड़ा तो उसका जो दरवाजा था बॉक्स का वो खुल गया और बिल्ली ने जाके भोजन को प्राप्त कर लिया। और जैसे जैसे बार बार ये चीज रिपीट होती गई तो गलतियों के चांसेस कम होते गए। बिल्ली को ये पता चलने लगा कि यहाँ पर प्रेस करने से ये दरवाजा खुल जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आया तो उसने सीधे लीवर पे प्रेस किया और दरवाजा खुल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन्होंने दो लॉ दिए थे हमारा, एक था प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और एक है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। आइए देखते हैं कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने का प्राथमिक नियम। इसमें इन्होंने 3 नियम बताए थे। कई बार ये क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिला होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे कि उसमें ये 3 नियम दे देते हैं और एक सेकेंडरी लॉ का दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा नियम नहीं है। तो प्राइमरी लॉ में हमारे ये 3 नियम दिए गए, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। इस नियम में क्या बताया गया है कि अगर वो बिल्ली भूखी ना होती तो क्या वो उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करती। थॉर्नडाइक ने उस एक्सपेरिमेंट में भूखी बिल्ली को ही बॉक्स के अंदर बंद किया था। क्या अगर बिल्ली का पेट भरा होता तो क्या वो वहां पर अनुक्रियाएं करती? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भूखी थी और उसके सामने भोजन था। उसे ये पता था कि हम अगर इस बॉक्स के बाहर निकल गए तो मुझे वो भोजन मिल जाएगा। इसीलिए थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर बंद किया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये होता है। अगर इसको हम क्लासरूम से जोड़ें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने देखा होगा टीचर्स जो होते हैं वो लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं। लेसन प्लान में वो प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का जो मेन इंटेंशन होता है पूछने का, वो कहीं ना कहीं बच्चों में वो इंटरेस्ट जगा रहे होते हैं टॉपिक के लिए, कि ताकि वो रेडी हो जाए टॉपिक को सीखने के लिए। अगर वो एक एक्साइटेड रहेंगे तभी वो उस टॉपिक को सीख पाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई चीज हमने सीखी है और उसका अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि उसे हम भूल जाएंगे। अगर आपने देखा इस एक्सपेरिमेंट में बिल्ली ने क्या किया, बार बार प्रैक्टिस करी, कहीं ना कहीं बार बार वो अनुक्रियाएं कर रही थी। तो उससे एक टाइम ऐसा आया कि उसे ये पता चल गया कि यहाँ पर प्रेस करने से लीवर प्रेस होगा और डोर खुल जाएगा। उसे लीवर की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई कि कहाँ पर प्रेस करने से डोर खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसने वो चीज प्रैक्टिस करी बार बार। पहली बार में उसने प्रैक्टिस करी होगी, उसको 100 बार वो उछली कूदी होगी, उसके बाद 80 हुआ होगा, उसके बाद 60 बार उछली कूदी होगी। ऐसे करते करते जैसे जैसे उसके प्रयास बढ़ रहे हैं उसकी त्रुटियों की संख्या कम हो रही है। जैसे जैसे वो ट्राई ज्यादा कर रही है उसके जो एरर्स के चांसेस हैं वो कम हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। बिल्ली को ये पता था कि अगर ये डोर खुल जाएगा तो मुझे जाकर वो भोजन मिल जाएगा। तो उसे पता था ना कि वहां पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, यानी उसे खाना मिलेगा और उसकी भूख शांत हो जाएगी। अगर वहां पर कुछ और रखा होता या बासी भोजन रखा होता तो क्या वो उस चीज को पाने में इंटरेस्टेड होती? बिल्कुल नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उसे पता था कि सामने हम भोजन रखा है और हम जैसे ही गेट खोल लेंगे हमें वो भोजन प्राप्त हो जाएगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। और अगर इसे हम क्लासरूम से जोड़ दें तो उसमें यह है कि अगर कोई चीज हम तभी सीखते हैं कि जब हम जानते हैं कि उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम ऐसे कोई भी चीज नहीं सीखते जिससे हमें दुख हो या कष्ट हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ रेडीनेस यानी किसी चीज को सीखने के लिए पहले तैयार होना पड़ता है,
उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, मतलब किसी चीज को सीखने के बाद उसकी रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी होती है। और लॉ ऑफ इफेक्ट, उस चीज को सीखने से क्या इफेक्ट होता है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि इसे पढ़कर आप केवीएस में 60 नंबर का स्कोर आपको मिलता है, उसके बाद आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें। अगर आपको नॉर्मली दे दीजिए कि आप साइकोलॉजी पढ़ो तो आप नहीं पढ़ोगे, तो आपको पता है कि इसको पढ़ने से मेरा फायदा होगा, तो वही बताया गया कि लॉ ऑफ इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का माध्यमिक सिद्धांत। जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हमारे प्राइमरी लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन जितना हमारा प्राइमरी लॉ है उतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये जो लॉज हैं उन लॉज के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं और पूछते हैं कौन से हमारे प्राइमरी लॉज हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी यानी प्रधानता का नियम, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज हमारी प्रायोरिटी होती है, उसे हम सबसे पहले सीख लेते हैं, इसमें यही बताया गया है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिसेंसी यानी नवीनता का नियम, जो चीज हम रिसेंटली सीखे हुए होते हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है, बजाय उस चीज के जो हमने कई टाइम पहले सीखी होती है और जो हमने तुरंत सीखी हुई होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना जो सिलेबस होता है एग्जाम के कुछ टाइम पहले ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ इंटेंसिटी टू स्टिमुलस, उत्तेजना की तीव्रता। ऑब्वियस सी बात है, स्टिमुलस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा, जितना वीक आपका स्टिमुलस यानी उद्दीपक होगा उतना ही वीक आपका रिस्पॉन्स भी होगा, क्योंकि आप मोटिवेट ही नहीं होगे किसी चीज को करने के लिए, तो आप रिस्पॉन्स क्या करोगे। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी एकाधिक प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें मल्टीपल रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं। जैसे कि बिल्ली ने पहली बार जब ट्राई किया होगा तो उसको 100 टाइम लगा होगा उछल कूद करने में, उसके बाद 80 60 ऐसे करते करते जैसे जैसे वो ट्राई ज्यादा कर रही थी उसके जो एरर्स के चांसेस थे वो कम होते जा रहे थे। इसी और एक टाइम आ गया कि वो सीधे प्रेस करके लीवर गेट खोल ली। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करेंगे उतने ही जल्दी हम चीजों को सीखेंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। सेट या एटीट्यूड का नियम, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपका एटीट्यूड क्या है। अगर आप पॉजिटिवली किसी चीज को सीख रहे हो, ऑब्वियसली बात है कि आप जल्दी सीखोगे, लेकिन अगर किसी चीज को सीखने के लिए आपका मन नहीं है, आपका एटीट्यूड नहीं सही है, तो आप उस चीज को जल्दी नहीं सीख पाओगे। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी यानी समानता का नियम। इसमें बताया गया है कि जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं, यानी जो हमने चीजें पहले सीखी होती हैं, वो कहीं ना कहीं नई जो सिचुएशन होती है उसमें हेल्प करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने सीटेट या केवीएस का एग्जाम पहले दिया होगा तो उसमें आपने ये सीडीपी या साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। ऐसा नहीं कि वो आपको यहाँ पे हेल्प नहीं करेगी, तो ये क्या है, आपका पूर्व ज्ञान आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचर स्थानांतरण का नियम। उसमें क्या था, पूर्व ज्ञान आपका हेल्प करेगा, इसमें जो हमारी अनुक्रिया है वो कर जाती है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहा गया है। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी और प्री पोटेंसी, आंशिक गतिविधि या पूर्व क्षमता का नियम। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें उस चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और फिर एक टाइम आएगा कि जब आप धीरे धीरे उन पार्ट्स को सीख जाओगे तो आप पूरा उस चीज को होल सीख जाओगे। बिल्ली का फर्स्ट ट्राई और जो लास्ट ट्राई था उसमें बहुत डिफरेंस आया था। पहले उसने बहुत सारे ट्राई किए, उसके बाद धीरे धीरे एक टाइम आया कि उसने सीधे उस गेट को खोलना सीख लिया। तो आई होप आज की वीडियो में आपको जो बताया गया वो समझ में आया होगा। बाकी आपको सीटेट केवीएस किसी भी चीज की रिगार्डिंग हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।